जय मैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो हमारे संज्ञा क्लास चल रही थी। संज्ञा क्लास में हमने बता दिया था कि संज्ञा को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो संज्ञा के भागों को बांटने में भी व्याकरण कुछ विद्वानों में मतभेद था। तो क्या था? तो कुछ विद्वानों ने बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं और कुछ ने बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर संज्ञा के 3 भेद की बात करते हैं तो संज्ञा के 3 भेदों में किसने बताया? तो जिन्होंने जाति सॉरी समूहवाचक और द्रववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है, उन्होंने संज्ञा के 3 भेदों को बताया और कुछ ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक, जिन्होंने अलग अलग बताया संज्ञा के 5 भेद बताए। तो हमने नेक्स्ट में कल जो हमने एक नोट लगवाया था नीचे कि जब अगर कुछ भी ना दिया हो, केवल संज्ञा के भेद पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के हमें कितने 5 भेद बताने हैं, ना कि 3 बताने हैं। तो आज हमारा जो अगला था संज्ञा के भेद वो होता है जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हो गई थी। आज बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिस शब्द या नाम से किसी वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधी सरल सी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी नाम नाम या समस्त जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के एक वचन तो दोनों प्रयोग होती है। तो हाँ, तो जातिवाचक संज्ञा एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग की जाती है। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का जो भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पॉइंट हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो जिस जिस शब्द अथवा नाम से शब्द अथवा नाम से तो जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का बोध हो, वस्तु के समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से या फिर जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी का अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो उदाहरण गाय, फिर हो गया नदी और पहाड़। गाय, नदी, पहाड़, या किसी को कोई पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं गया है, गाय, नदी, पहाड़। तो इसी तरह अगर हम देखें तो इनको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे हमने व्यक्तिवाचक में बताया था नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, झीलों के नाम, गांव नगरों के नाम। इसी तरह इसमें बताते हैं कि पहला था जैसे हमारे फलों
सब्जियों और फूलों के नाम। फूलों के नाम। तो फलों सब्जियों और फूलों का नाम कैसे, जैसे देखते हैं हमारा आम, केला, परवल, सेब, पालक, जूही आदि। जूही आदि। तो ये हो गया हमारा फलों सब्जियों और फूलों के नाम। कौन कौन से हो गए? आम, केला, परवल, सेब, पालक, जूही आदि। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो आता है पहनने या ओढ़ने। पहनने, ओढ़ने और बिछाने आदि के सामान। बिछाने आदि के सामान। तो पहनने ओढ़ने और बिछाने आदि के सामान जैसे आएगा हमारा कुर्ता, जूता, तकिया, कुर्ता, जूता, तकिया, धोती, साड़ी आदि। साड़ी आदि। तो फलों और सब्जियों के नाम में आएगा आम, केला, परवल, सेब, जूही आदि। और इसी में आता है पहनने ओढ़ने और बिछाने आदि के सामान। तो कुर्ता, जूता, तकिया। एक आता है तोशक भी आता है, धोती, साड़ी आदि। अब इसी तरह अगला आता है हमारा अन्य। मसाले, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम। आदि। तो पदार्थों के नाम तो इनमें कौन कौन सा आएगा? इसमें जैसे आगे गेहूं, अन्य में क्या आएगा? गेहूं, चावल। फिर बात है मसाले, तो मसाला तेज पत्ता, इसे गुलाब जामुन और जलेबी। ये किसमें आएगा? तो आएगा अन्य मसाले और मिठाइयों के नाम में। अब अगला आता है हमारा विभिन्न सामग्रियां। जैसे देख लेते हैं विभिन्न सामग्रियां। विभिन्न सामग्रियों के नाम। तो विभिन्न सामग्रियों में कैसे हो गया? जैसे कि अलमारी, जिसे हम लोग अलमीरा बोलते हैं। अलमारी। फिर आती है हमारी कुर्सी। फिर आता है क्या? घड़ी आदि। तो जाति और संज्ञा। जिस शब्द से नाम, जिस शब्द का नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या उसके समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में गाय, नदी, पहाड़। इसी तरह फूल और सब्जियों के नाम में, पहनने ओढ़ने के बिछाने के नाम में, खाने में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी, और अन्य सामग्री जैसे अलमारी, कुर्सी, घड़ी आदि, इन सब में किया जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब समझते हैं व्यक्तिवाचक होगी बनी, जो नेक्स्ट में आप जातिवाचक, दोनों को समझ लेते हैं एक ही नजर में कैसे समझ लेते हैं कौन सा व्यक्तिवाचक हो कौन सा जातिवाचक हो। पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। आगे इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर हम लिखें जो पहला पॉइंट है, जैसे एक हमारा तुलसीदास, पहला क्या आएगा तुलसीदास, ये हमारे किस में आ गया व्यक्तिवाचक में आएगा। तुलसीदास कौन थे, एक कवि तो थे, कौन थे कवि थे। तो अगर आएगा कवि तो हमारा क्या में चला जाएगा जातिवाचक में। अगर किसी कवि का पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है तुलसीदास कबीरदास सूरदास, ये हमारे किस में चल जाएगा व्यक्तिवाचक में। इसे दूसरा का ले लेते हैं, जैसे आता है गंगा, नदी में का ले लें गंगा, ठीक है। अगर नदी का आएगा तो जातिवाचक और पर्टिकुलर उसका नाम दिया तो व्यक्तिवाचक में। इसी तरह आता हिमालय, हिमालय क्या है पहाड़ है, पहाड़ है तो क्या हुआ ये व्यक्तिवाचक हो जातिवाचक। अब आपको दोनों परिभाषा क्लियर हो गई कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों सब में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं अगला जो आता है हमारा वो आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या थे तो समूहवाचक, जातिवाचक के दोनों भाग हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो जिस शब्द जिस शब्द से जिस शब्द से किसी वस्तु जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के अथवा व्यक्ति के, तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के किसी समूह का से किसी समूह का बोध होता है, हमको बोध करवाते हैं कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा जिस से किसी वस्तु अथवा और जिस शब्द से यहाँ क्या आएगा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के किसी समूह का बोध कराते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक वचन होते हैं, इसमें क्या आएगा तो एक वचन होते हैं लेकिन बहुवचन जैसे लगते हैं। एक वचन होते हैं बहुवचन जैसे लगते हैं। तो एक वचन होते हैं लेकिन वो बहुवचन जैसे लगते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल हमारा आएगा सवा, भीड़, कुंज, झुंड और पार्टी हो गई। और क्या होगा हमारा पार्टी हो गई, मेला हो गया, मेला आदि। ठीक है, इसे किसके अंतर्गत आएगा फेमस समूहवाचक अंतर्गत। जिस किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे होते एक वचन है लेकिन बहुवचन जैसे लगते हैं। सभा होती है लेकिन सभा के अंदर कितने सारे लोग हैं, सभा के अंदर कितने सारे लोग हैं तो हमारे किसमें आएगा समूहवाचक में आएगा। भीड़ होती है लगते थे एक वचन जैसे लेकिन होते तो एक वचन होते लेकिन बहुवचन जैसे लगते हैं। अब बात करें अगला क्रम होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या थी
द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से नाप तोल वाली जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, जैसे नाप, इसमें आता है नाप तोल की जाती है, नाप तोल की जाती है, गिनती नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जाती। नाप तोल की जा सकती लेकिन गिनती नहीं की जाती है। अगला पॉइंट है टुकड़े किए जाने पर, टुकड़े किए जाने पर समान दिखाई देती है, समान दिखाई देती है। तो जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तोल की जाती है लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या आप दूध है, दूध को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। नाप तोल नहीं कर सकते उसका। आटा है, उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। टुकड़े किए जाने पर समान दिखाई देती है। अगर माना 1 लीटर दूध लिया हमने, दोनों अगर 2 बर्तनों में बांटा हमने, तो अगर देखें तो ऐसा लगता है दोनों एक ही, मतलब कि कम ज्यादा नहीं लगते, लगता समान है। इसी तरह टुकड़े किए जाने पर समान दिखती है। जैसे एग्जांपल में देख लें, कोयला, दूध, घी, चांदी, पानी आदि। तो समूहवाचक संख्या ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया था। अगर पूछेगा कवि, तो कवि हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा? जातिवाचक है। अगर पर्टिकुलर नाम है तुलसीदास, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। फिर समूहवाचक और संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के, वस्तु व्यक्ति या स्थान के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये एक वचन से लिखते हैं, बहुवचन लगते हैं, जैसे सभा, पार्टी, मेला, झुंड, भीड़, ये हो गए। इसी तरह आता है द्विवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्विवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तोल की जाती है लेकिन गिनती नहीं की जा सकती है। फिर बताया टुकड़े किए जाने पर समान दिखाई देती है, जैसे दूध, घी, तेल, चांदी, पानी आदि। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा की।
व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा की। तो अगला था संज्ञा के भेद में जो होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पॉइंट यही बनता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, गुण, धर्म अथवा अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, लिखते हुए चलेंगे। तो जिस शब्द से जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा शब्द से किसी वस्तु अथवा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, धर्म, किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, भाव, अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव तथा आस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? तो भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किससे होता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण पहला आता है व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा के भेदों में से दो भेद में से होता है। किससे? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक कॉमा जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक से होता है, जातिवाचक से होता है तथा सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम से होता है, संज्ञा से होता है। फिर आता हमारा विशेषण और क्रिया, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से मिलकर बनता है तथा अव्यय से मिलकर बनता है। तथा अव्यय से मिलकर बना। तो व्यक्ति, जाति तथा सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय से मिलकर हमारा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे अब अगला पॉइंट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, बहुवचन नहीं होते हैं। बहुवचन नहीं होते। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, बहुवचन नहीं होते हैं। सॉरी, बहुवचन होते हैं। हो गई क्या का? तो यहाँ क्या हमारा बहुवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसी का एक पॉइंट और आता है भाववाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। रूप धारण कर लेती है। जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में देखें तो ईमानदारी,
फिर आ गया हमारा चुबन, गुरुत्व, मिठास आदि। तो भावार्थी शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म भाव अवस्था आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर बोलते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है, तो व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा के दो भेदों में से कौन से दो भेद है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और अन्य जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से मिलकर होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और बहुवचन होते हैं ये। जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं कैसे, जैसे ईमानदारी, चुबन, गुरुत्व, मिठास आदि। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बताइए भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के निर्माण किससे किसे हुआ था, जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय से मिलकर हुआ था। तो उसी को देखते हैं। तो अगला पॉइंट आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा के निर्माण सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अभिनेता के भाववाचक संज्ञा के निर्माण प्राय सभी शब्द के भेदों से होता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम तो पहला आता है जो हमारा आता है वो था हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या आती है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, जैसे अगर लिया लड़का, एक वर्ड हमने क्या लिया, लड़का, लड़का, लड़का से क्या बना, ये हमारा जातिवाचक हो गया। लड़का से क्या बनेगा, तो लड़कपन, क्या बना, लड़कपन। क्या लड़का से बना हमारा लड़कपन, तो जातिवाचक से भाववाचक में बदल गया। अगला इसी तरह लेते हैं, जैसे आता है मित्र, मित्र की क्या बनेगी, मित्रता। फिर आता है मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य आ गया तो मनुष्य का हमारा क्या बनेगा, शरीर। अगर मनुष्य ना लेकर के हम देखिए मानव, तो क्या आएगी, मानव तो हो जाएगा। तो इसे लड़क, लड़का का क्या होगा, लड़कपन। मित्र, मित्रता मानव की होगी, मानवता। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, जैसे नारी, तो नारी का क्या बनेगा, नारित्व। ये हो गया हमारे जातिवाचक से। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। अगला जो होता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर पहला ले, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ले लेते हैं एग्जाम्पल दो में, शिव, क्या कहते हैं, शिव। शिव से क्या बनता, शिवत्व। शिव से क्या बना हमारा, शिवत्व बना। फिर इसी से गांधी, जैसे लिया हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने गांधी, गांधी का क्या बना, गांधीवाद, गांधी क्या बना, गांधीवाद। इसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे आता है हमारा राम, राम का क्या बना, रामत्व। ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला कौन सा आता है, तो अगला आता है हमारा आता है
सर्वनाम से, तो सर्वनाम से जैसे सर्वनाम का हमने एक ले लिया अपना, क्या लिए अपना, तो अपना का क्या बना, अपनापन, अपनापन, फिर अहम, चलिए अहम, इसका क्या बना अहंकार, ये क्या बना सर्वनाम से। अब बात करते हैं विशेषण से, या फिर ले लो तो क्रिया से, क्रिया से किस तरह बनेगा वो भी देख लेते हैं, क्रिया से किस तरह बनेगा। क्रिया का जैसे एक बार लिया हमने सजना, सजना का क्या हुआ सजावट होगी, सजना का क्या हुआ सजावट। इसी तरह बहना, बहना क्या है क्रिया है, भाव हो गया, लिखना क्रिया है, भाव से क्या बनेगी लिखावट, लिखावट हो गई। तो क्रिया से कैसा, सजना से सजावट, बहना से भाव, लिखना से लिखावट। अब बात करते हैं अगला आता है विशेषण से, कैसे देख लेते हैं विशेषण से भी। विशेषण से किस तरह, विशेषण जैसे हमारा का भोला, क्या गया भोला, तो क्या बना भोलापन, फिर क्या सरल, सरलता, फिर आ गया हमारा नम्र, तो क्या होता है नम्रता, नम्रता जैसे हो गया भला, तो भलाई, क्योंकि हमारे किससे विशेषण से। अब बात करते हैं एक हमारे पास था अव्यय, क्या था अव्यय, तो अव्यय से किस तरह बनाया जा सकता है, अव्यय से एक अव्यय में लिया जैसे सम, अव्यय हमारा क्या है सम, तो सम से क्या बना समता। अगला लिया हमने मिथ्या, तो मिथ्या क्या बना मिथ्यात्व, फिर आता है हमारा दूर, दूर से क्या बना दूरी, तो जाति वाचक से लड़का से लड़कपन, मृतक से मृतकता, मानव से मानवता होगी, नारी से नारत्व हो गया, फिर व्यक्तिवाचक से शिव का शिवत्व, गांधी से गांधीवाद। सर्वनाम क्या हो गया अपना, ये अहम, क्रिया से सजना सजावट, बहना से भाव, लिखना से लिखावट, विजय से भोला से भोलापन, सरल से सरलता, नम्र से नम्रता, इसे ले लेते हैं विनम्र तो विनम्रता हो जाएगा, भला से भलाई, अगले ले ठंडा, तो ठंडा का क्या बनेगा ठंडक बनेगा, इसे अव्यय से सम का समता, मिथ्या से मिथ्यत्व, दूर का दूरी। अब एक बचता हमारा और, वो क्या था प्रत्यय की, बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बन सकता है, बन सकता क्यों नहीं बन सकता, वो भी बना के देख लेते हैं। पता है हमारा प्रत्यय, तो प्रत्यय के किन किन वर्णों से, जैसे अगर ई, त, पन, त्व, हट, वट, पा, का, वा, सा, अंत आदि, इन सबसे, इन सब ये प्रत्यय लगाकर भाव संज्ञा बनाई जा सकती है। कैसे बोल भी देखते हैं, जैसे आता है हमारा, अगर जैसे लेते हैं तो हमारा एक वर्ड आ गया, लिया हमने जैसे घबराहट, घबरा लिया घबराहट, क्या हुआ घबराहट, कैसे हो गया सजावट, फिर क्या मनुष्यता, ममत्व, लड़ाई, लड़कपन, तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा के निर्माण। अब देखना नोटों में फिर बताएं संज्ञा को पहचानने की जानकारी, कैसे हम किस संज्ञा को पहचान सकते हैं, नोटों में लीजिए।
तो अब बात करते हैं संज्ञाओं के पहचानने की जानकारी। तो अगला पॉइंट जो बनता हमारा आता है संज्ञाओं के की पहचानने की जानकारी। हम किस तरह संज्ञा को पहचान सकते हैं? संज्ञाओं को पहचानने की जानकारी। किस संज्ञा को किस तरह, संज्ञा के 5 व्यक्तिवाचक, ज्योतिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनको हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं ये देखते हैं। तो पहले जो हमारा आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या होना चाहिए जो हम पहचान लें? क्या थी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या होना चाहिए? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहले तो दृश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृश्य प्लस एक वचन। दृश्य हो प्लस एक वचन हो और विश्व भर में अकेली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? विश्व भर में अकेली। ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका। पहले क्या होना चाहिए? दृश्य होना चाहिए, एक वचन होना, वो वर्ड है वो एक वचन हो, फिर हो विश्व में अकेले। जैसे हिमालय विश्व में अकेले, भारत एक ही देश का नाम है, अगर दूसरे देश का नाम तो नहीं तो विश्व में अकेले हो। इसी से बात करते हैं। अगला तो जातिवाचक संज्ञा। क्या थी? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होना चाहिए? इसमें भी क्या होना चाहिए? पहले तो दृश्य बस एक वचन प्लस का हो गया हमारा बहुवचन। दृश्य एक वचन प्लस बहुवचन हो गया। और क्या आता है? तो और आता है हमारा जिसके समान, जिसके समान और भी वस्तुएं। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि इसके जैसे और भी वस्तुएं हों, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं, हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या आता है? तो आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होना चाहिए? दृश्य प्लस एक वचन। बहुवचन जैसे लगते हैं, बहुवचन जैसे लगते हैं। तो दृश्य प्लस एक वचन बहुवचन जैसे लगते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देख लें, जैसे आर्मी प्लस पुलिस, ये क्या होते हैं? समूह होते हैं। ये क्या होते हैं? समूह होते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक में क्या होना चाहिए? दृश्य एक वचन बहुवचन जैसे भी लगते हैं। तो क्या लिखें? बहुवचन जैसे लगते हैं। बहुवचन जैसे लगते हैं प्लस नाप तोल। मतलब ये कि पूरी डिफिनेशन ना पढ़ के अगर इसको भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ गया। एक ही नजर में पूरी सारी संज्ञा के सारे वेद हमको समझ में आ जाएगा। कि अगर जरूरी नहीं कि डिफिनेशन याद करके हम समझ सकते हैं, इनको समझ लेंगे तो हमको सारे वेद समझ में आ जाएंगे। तो दृश्य होना चाहिए प्लस एक वचन बहुवचन जैसे लगते हैं। माप तोल, का माप तोल होगी, गिनती नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती। दृश्य एक वचन बहुवचन जैसे लगते हैं प्लस मात्र गिनती नहीं की जा सकती या किसी टुकड़े किए जाने पर समान दिखती है। ये तो लिखा दिया है, लेकिन समझ आए टुकड़े किए जाने पर समान दिखती है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा।
क्या थी हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो अदृश्य, इसे छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञा छुई नहीं जा सकती, महसूस, अदृश्य प्लस एक वचन। फिर लिखे तो उसमें महसूस की जा सकती है। महसूस की जा सकती है। तो ये हो गया हमारा संज्ञा को पहचानने की जानकारी कि जातिवाचक संज्ञा दृश्य प्लस एकवचन प्लस विशेषण में अकेली होनी चाहिए वो चीज। जातिवाचक में दृश्य प्लस एकवचन बहुवचन भी होते हैं, इनके समान कोई दूसरा भी हो। समूहवाचक में दृश्य प्लस एकवचन बहुवचन जैसे लगते हैं ये, जैसे आर्य पुलिस में समूह होता है, इसी तरह द्रवाचक और भाववाचक, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो संज्ञा का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, पूरा संज्ञा में पढ़ ली, लेकिन अब एक एग्जांपल देखते हैं संज्ञा के बारे में। टॉपिक तो पूरा हमारा खत्म हो गया, तो उदाहरण हमारा आता है क्या, देखते हैं। तो उदाहरण आता है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़े ना बोले बोल। तो पहली पंक्ति हमारी क्या है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रईमन हीरा, रईमन हीरा कब, रईमन हीरा कब, रईमन हीरा कब कहें, लाख टके, लाख टके है मोल, लाख टके है मोल। तो पूरी संज्ञा तुमने पढ़ ली। अब बात करते हैं एक लास्ट उदाहरण है हमारा कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके हैं मोल। तो इसमें ये पूछा कि बड़े का अर्थ, बड़े का प्रयोग किसमें किया गया है। क्वेश्चन हमारा बनता है कि बड़े, बड़े का प्रयोग किस रूप में किया गया है, किस रूप में किया गया है। तो पंक्ति मैंने क्या है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके हैं मोल। तो इसमें है कि बड़े का प्रयोग किस रूप में किया गया, तो बड़े का प्रयोग है जो संज्ञा के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया, तो संज्ञा के रूप में। तो बड़े का प्रयोग किस रूप में किया गया, तो इसमें ये जो बड़े का प्रयोग है, ये बड़े का प्रयोग इसमें संज्ञा के रूप में हुआ है। अब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके हैं मोल। तो इसका अर्थ क्या होता है, लिख के बता देते। तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ इसका क्या हुआ, जिनमें बड़प्पन होता है, जिनमें बड़प्पन होता है, वे अपनी बड़ाई
वे अपनी बड़ाई, जिनमें बड़प्पन होता है वे अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, तो जिनमें बड़प्पन होता है वे अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। अगली बन कहता है रहीमन हीरा, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके हैं मोल। मतलब कि जैसे जैसे हीरा कितना भी, जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, अमूल्य क्यों ना हो, जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, कभी अपने मुंह से, कभी अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता है, मुंह से बड़ाई नहीं करता, नहीं करता है। तो समझ में आ गया कि संज्ञा का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो संज्ञा का एक लास्ट उदाहरण आता है जो सबसे मिलकर मतलब बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके हैं मोल। तो इसका इसमें पूछा गया कि बड़े का अर्थ, बड़े का प्रयोग किस रूप में किया गया, तो बड़े का प्रयोग जो संज्ञा के रूप में किया गया है। तो इसका अर्थ क्या कहता है, बड़े बड़ाई ना करें, मतलब कि जिनमें बड़प्पन होता है, बड़े ना बोले बोलो कभी बड़ाई नहीं करते हैं। रईमन हीरा कब कहे लाख टके हैं मोल, मतलब कि जैसे हीरा कितना भी अमूल क्यों ना, लेकिन अपने मुंह से वो कभी पढ़ाई नहीं करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज जो आपका संज्ञा का टॉपिक आता है वो पूरा खत्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट में स्टार्ट होगा वो हमारा आएगा सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ऐसे ही सुस्त रहें और मस्त रहें।